नमस्कार साथियों। अभी पॉइंट सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहा करें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हुआ था 130 आर्टिकल पूरे हो गए थे। अब इस वीडियो में 130 से 140 तक का सफ़र तय करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं 10-10 आर्टिकल लेता हूँ प्रत्येक सेशन में, जिससे बोरिंग भी नहीं होती और आसानी से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा देखना है तो प्ले लिस्ट में जा कर के एक तरफ से पूरा कंटिन्यू लगा के एक तरफ से पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 से 140 तक के प्रावधान संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और मूल अधिकारिता के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, इनके 131 में देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग से संबंधित किसी भी विषय पर यदि वह विषय संविधान के भाग 3 में दिया है, वर्णित है, तो मूल अधिकारों से वह संबंधित होगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय उस विषय पर मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। अगले में क्या है, 132 किसी राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की किसी विषय या आदेश के विरुद्ध यदि वह निर्णय या आदेश संविधान के भाग 3 में अगर वर्णित है, मूल अधिकारों से संबंधित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 133 किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में यदि वह मामला संविधान के भाग 3 में दिया हुआ मूल अधिकारों से संबंधित हो, तो यदि उस मामले में हाईकोर्ट ने उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजने के लिए सहमति दी हो, तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 134 में देखते हैं किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामले यदि वह मामला संविधान के भाग 3 में वर्णित है, मूल अधिकारों में वर्णित है, संबंधित हो, यदि उस मामले में उच्च न्यायालय ने उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजने से इनकार कर दिया है, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय उस मामले पर मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब हाईकोर्ट उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को देखने से इनकार करने के आधार पर उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया हो। एक गेट बंद कर दो। ठीक है, अगले आर्टिकल में देखते हैं 135 में सर्वोच्च न्यायालय को यह व्यक्ति ये 135 सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी अन्य विषय पर यदि वह विषय संविधान में भाग 3 में दिया है, मूल अधिकारों में संबंधित है, ठीक है, तो उस विषय पर मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। इन अनुच्छेदों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनकी आवश्यक शर्तें क्या होंगी, ये भी देखते हैं। मामले
में मूल अधिकार का प्रश्न होना चाहिए। मामला किसी राज्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला होना चाहिए। मामले में उच्च न्यायालय में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार किया होना चाहिए, तभी यह हो सकता है। ठीक है ना। अब आर्टिकल 131 से लेकर 140 तक के प्रावधान, इसकी बारीकियों को और भी समझ लेते हैं। भारत में नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे जा सकता है। अन्य मामलों में ऐसा प्रावधान नहीं है। उन मामलों में मूल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जिनमें मूल अधिकारों का हनन हुआ हो। अब इनके महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के हनन और मामलों को शीघ्र और प्रभावी न्याय प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इन प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार की व्यापक व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए नए कानून बनाने का अधिकार भी दिया हुआ है। यानी कि मूल अधिकारों का दायित्व सीधा सुप्रीम कोर्ट लेता है कि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन ले सकता है और नए कानून भी बना सकता है। इन प्रावधानों में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रावधानों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में मूल अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका है और उनके अधिकारों की रक्षा करी है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।